दोस्तों मध्य प्रदेश की राजगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग को भी कलेजा काँप उठेगा। दोस्तों एक बाप को जैसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी को जिंदा में हाथ पांव काट करके और काटने के बाद उसके ससुराल वालों ने जलती हुई चिता में उसको सुला देते हैं और सुलाने के बाद वह जला रहे थे। तो जैसे ही मालूम पड़ता है उसको बाप को, तो उसके बाप दौड़े हुए वहाँ पे पहुँचता है स्मशान घाट। और पहुँचने के बाद वो अपनी बेटी को जलती हुई चिता में से बाहर निकालता है और निकालने के बाद वहाँ पे बैठ के बेटी के सामने वह रोने लगता है। दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की राजगढ़ की है। दोस्तों हर माँ बाप अपनी लाडली बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उसका बस यही ख्वाहिश रहता है कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे वह सुखी रहे, जहाँ भी रहे जिस घर में रहे दुख और तकलीफ उस घर के आसपास भी ना भटके। और एक बाप भी यह नहीं चाहता है कि वह अपनी ही बेटी को जलते हुए चिता में से बाहर निकाले। तो दोस्तों यह कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी मध्य प्रदेश की राजगढ़ की है। राजगढ़ में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार का मुखिया राम प्रकाश तंवर रहता है। तो जो राम प्रकाश तंवर रहता है उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम रीना कुंवारी रहता है। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, रीना बड़ी हो जाती है तो उसका बाप का यह ख्याल सताने लगता है कि हमारी जो बेटी है वो धीरे धीरे अब बड़ा हो गई है और यह सयान हो गई है, शादी के लायक हो गई है। तो जब राम प्रकाश तंवर रहता है वो अपनी बेटी का अब रिश्ता खोजना शुरू कर देता है। तो बहुत भटकने के बाद उसको एक गांव जाता है जब वह, और जाने के बाद उसे एक लड़का का पता चलता है जो दौलत और शोहरत के मामले में वह पैसे वाला था। इसीलिए जो राम तंवर रहता है दोस्तों उस लड़के को पसंद करता है। उस लड़के का नाम मिथुन तंवर रहता है और उसी का गांव का राम प्रकाश तंवर का गांव का ही बगल का गांव का था। उस गांव का नाम टांडी खुर्द रहता है। तो दोस्तों जो राम प्रकाश तंवर रहता है अपनी बेटी का रिश्ता मिथुन तंवर के साथ फिक्स कर देता है। तो कुछ दिन के बाद वो दोनों का शादी होता है, रीना का और मिथुन का। तो जब दोनों का शादी हो जाता है तो दोनों साथ में रहने लगते हैं। जो रीना रहती है वो ससुराल में अपने पति के साथ मिथुन तंवर के साथ रहने लगती है खुशी खुशी। तो धीरे धीरे वक्त गुजरते जाता है। गुजरने के बाद 2 साल गुजर जाता है। तो जो रीना कुंवारी रहती है उसका एक लड़की होती है। होने के बाद फिर से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दोनों मिथुन तंवर और जो रीना रहती है वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो रीना तंवर का पति रहता है जैसे मिथुन तंवर, वो और उसका जो पिताजी रहता है मिथुन तंवर का पिताजी, वो दोनों एक ज़मीन का बात करते हैं क्योंकि उसका घर के बगल का ही ज़मीन था। इसीलिए उसका पिताजी और मिथुन चाहते थे कि हमारा इस ज़मीन पे हक है, इसीलिए हम इस ज़मीन को खरीदेंगे। तो दोस्तों उस ज़मीन का डिमांड 7 लाख रहता है। तो मिथुन तंवर और उसका पिताजी जो होते हैं और उसका भाई, वो तीनों मिल करके उस ज़मीन को खरीद लेते हैं 7 लाख में। तो जब यह डिमांड फाइनल हो जाता है उसके बाद ये लोग पैसा जुटाने में जुट जाते हैं क्योंकि दोस्तों उसके पास फ़िलहाल पैसा नहीं था, कुछ ही पैसा था लेकिन 7 लाख रुपया नहीं था। इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि ये पैसा आखिर कहाँ से आया जाए। तो इस तरह से वो लोग दिमाग लगाने लगते हैं अटपटांग, क्योंकि वो सोचने लगते हैं, जो मिथुन तंवर रहता है और उसका जो पिताजी रहता है वो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं लेकिन कुछ ही पैसा जुगाड़ हो पाता है। लेकिन जो मिथुन रहता है वो बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे पास जेवर है जो शादी में तुमको मिला है वो सारा जेवर दे दो, उससे कुछ पैसा ज़रूर आ जाएगा तो हमारा कुछ मदद हो जाएगा। तो जीरो रीना रहती है वो नहीं देना चाहती थी, बोलती थी कि हमारा ये शादी का आद है इसलिए हम ये जेवर नहीं दे सकते हैं तुमको, क्योंकि हमको ये जेवर नहीं बेचने का है। तो जो मिथुन रहता है और मिथुन के घर वाले रहते हैं वो सारा जिद करने लगते हैं और रीना से लड़ाई करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम जेवर देते हो क्या नहीं। तो वो जो रीना रहती है मजबूर हो जाती है क्योंकि उसका पति भी मिथुन भी उसके खिलाफ़ हो गया था। तो उसको मजबूरन वो अपना जो सारा जेवर था वो सारा जेवर अपना पति को दे देता है
और देने के बाद जो उसका पति होता है मिथुन, वो सारा जेवर जा कर के बेच देता है। बेचने के बाद कुछ पैसा आता है, परंतु 7 लाख तो ऊपर भी जुट नहीं पा रहा था। फिर भी इस तरह से दिमाग लगाने का शुरू करते हैं जो उसका ससुर रहता है और मिथुन, वो दोनों थे, वो दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि आखिर कुछ पैसा जुगाड़ हो गया, लेकिन कुछ पैसा घट रहा है। 1.5 लाख के करीब पैसा घट रहा था 7 लाख जुटाने में। तो दोस्तों वो लोग सोचते हैं कि इसका तो सारा जेवर ले लिए रीना से, अब इसको क्या करते हैं कि इसको फोर्स करते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम अपना घर वाले से पैसा मंगवाओ 1.5 लाख। इस तरह से ये लोग थे वो प्रेरित करने लगते हैं रीना से। उसका पति भी मिथुन रहता है, वो भी बोलता है कि तुम अपना बाप से पैसा मांगो, क्योंकि 1.5 लाख का बात है, हमारा शादी में बहुत कम ही तिलक मिला था, इसलिए तुम अपना बाप से पैसा मांगो 1.5 लाख। तो जो रीना रहती है अपना बाप के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो सारा मैटर बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारा सारा जेवर था वो बिक गया और हमारे घर वाले थे वो हमको जिद कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, तुम अपना बाप से मांगो। तो इस तरह से जब सारा बात रीना कुमारी अपना पिताजी राम प्रकाश से बताती है, बताने के बाद उसका जो बाप होता है वो बोलता है कि हम कुछ दिन में पैसा दे देंगे। तो जो रीना के घर वाले रहते हैं, उसका सास ससुर और उसका जो पति रहता है, वो जिद करने लगते हैं कि तुम पैसा देती हो कि नहीं देती हो। तो जो एक दिन उसका ससुर रहता है वो बोलता है कि तुम अपना बाप से बात कराओ। तो जो रीना रहती है डर जाती है और अपना बाप से बात करा देती है। तो जैसे ही उसका ससुर और उसका पिताजी दोनों बात करने लगते हैं, तो रीना का ससुर जैसे ही बोलता है उसका पिताजी को, रीना को पिताजी को बोलता है कि तुम अपना बेटी को अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो जितना पैसा तुम्हारा बेटी आपसे बोला है उतना पैसा तुम अपनी बेटी को दे दो, यहाँ आके दे दो, नहीं तो तुम्हारा बेटी को ज़िंदा काट करके उसे जंगल में फेंक देंगे। इस तरह से धमकी देता है जो रीना का ससुर रहता है। तो इस तरह से धमकी सुनने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आखिर सच में हमारी बेटी को आखिर ये लोग मार देंगे। तो दोस्तों जो राम प्रकाश रहता है वो उसका धमकी को बिल्कुल नहीं डरता, उसका धमकी से, और वो अपना काम धंधा में जुट जाता है। तो उसका ससुर आखिर उधर से इसका राम प्रकाश जो तंवर रहता है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है उसका ससुर रीना ससुर को। इसलिए जो रीना का ससुर रहता है वो ईगो में आ जाता है और सोचता है कि हमारा बात को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जो तुम्हारा बाप है। तो इस तरह से फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है रीना के साथ उसका पति भी। दोस्तों वह जो होती है रीना, वो 4 महीने के गर्भवती थी, फिर भी उसके घर वाले जो होते हैं ससुराल वाले वो पूरा लड़ाई करते हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच जाता है कि जो उसका ससुर रहता है वो बोलता है कि अगर तुम पैसा नहीं दिया तो सच में आज तुम्हारा हाथ पांव काट देंगे। तो इस तरह से बोलने के बाद जो रीना रहती है वो डर जाती है बुरी तरह से और बोलती है कि हम कहाँ से लाएं पैसा, हमारा बाप बोला है कुछ दिन का समय लिया वो दे देगा। इस तरह से जो बोलती है, परंतु उसका ससुराल वाले नहीं मानते हैं। जो ससुर रहता है, सासुर सास रहता है, जेठ और जेठानी सब मिल कर के और उसका पति भी सब मिल कर के क्या करते हैं, रीना को हाथ पांव काट देते हैं और काटने के बाद उसको ले जाते हैं जलाने के लिए श्मशान घाट। तो जैसे शमशान घाट उसको ले जाते हैं जलाने के लिए, तो गांव घर के लोगों को मालूम पड़ गया था कि आखिर ऐसा मैटर है, अपना ही रीना को ये लोग काट करके उसे उसे जलाने ले जा रहे हैं। तो गांव वालों को जैसे ही भनक पड़ता है, तैसे ही एक जो आदमी रहता है वो जा कर के चला जाता है राम प्रकाश के यहाँ। दोस्तों जैसे ही वो जाता है राम प्रकाश के यहाँ और जाने के बाद ये सारा मामला राम प्रकाश से बोलता है कि तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल वाले ने जिंदा मार करके, उसको हाथ पांव काट करके उसे जलाने ले जा रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद राम प्रकाश जो होता है वो काम धंधा वहीं पे छोड़ करके और वो दौड़े हुए रोते हुए वो जा कर के उस घर में जाता है पहले जहाँ पे उसकी बेटी रहती थी। और जाने के बाद वहाँ पे नहीं देखती है, तो नहीं देखता है तो वो तुरंत जाता है शमशान घाट और वहाँ देखता है कि एक चिता जल रहा है। तो वहाँ पर देखता है कि उसी की बेटी का चिता होता है वो। तो अफरा तफरी में क्या करता है, बाल्टी से पानी लेता है, बुझाता है चिता और बुझाने के बाद अपनी बेटी को वहाँ से निकालता है और निकालने के बाद जाकर के पुलिस स्टेशन में जाकर के पूरा खबर देता है।
तो पुलिस वहाँ पे उसके साथ आ जाती है और आने के बाद ये सब सारा मामला को जांच करने लगती है। तो वहाँ जाने के बाद पहले वो चीता को गांव वाले के साथ मिलकर के पुलिस और उसका जो बाप होता है वो पूरा बुझाते हैं और उसको चीता को बाहर निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। और निकालने के बाद जो पुलिस रहते हैं उस लड़की को, रीना को, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ के एक हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो दोस्तों वो लोग उस ससुराल वाले को, मिथुन तंवर और उसका जो बाप होता है, उस सभी लोगों को ढूंढने में जुट जाती है। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद जो पुलिस हो रहते हैं वो सारे आरोपियों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लोग को जेल भेज देते हैं। दोस्तों जो राम प्रकाश रहता है वो अपनी बेटी के याद में बहुत रोता है और उसकी माँ भी रोती है, परंतु क्या कर सकता था राम प्रकाश, उसकी बेटी तो अब जल चुकी थी, इसलिए अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस ये कर सकता था उसका जो राम प्रकाश था, वो आरोपियों को फांसी सज़ा दिलाने में वो अभी सक्षम है। तो दोस्तों आज की कहानी में यही होता है। तो दोस्तों इस घटना का सुनाने का मकसद मेरा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस समाज को जागरूक करना था। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।